अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया नावल जिसका नाम है हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा, जिसको तहरीर किया है कायनात शमशाद ने। तो स्टार्ट करते हैं इस नावल को, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इस नावल की हर एपिसोड आपको टाइम से मिल सके। तो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं ये नावल हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा, तहरीर कायनात शमशाद, किस्त नंबर 1। गुलाब के फूलों से सजे बेडरूम में लाइट पिंक रंग का लहंगा पहने, मैचिंग ज्वेलरी में सजी संवरी वो घबराते हुए अपने मेहंदी और चूड़ियों से भरे हाथों से लहंगे को चुटकियों में पकड़े बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। इसका टहलना इस बात का पता दे रहा था कि वो परेशान है। दफातन दरवाजे पर होती आहट सुनकर घबराकर अपनी जगह रुकती दुल्हन ने अपना सर झुका लिया। इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया और तेज़ कदम उठाए इसके करीब आने लगा, जिसे देख यशल ने झुके सर को खौफ से मज़ीद झुका लिया। चंद लम्हों तक जब सामने वाले वजूद में कोई हलचल ना हुई तो इसने बमुश्किल लरसती पलकें उठाकर ऊपर देखा और अज़मीर को अपनी तरफ घूरता पाकर डर से आंखें वापस झुका लीं। अज़मीर यशल की खूबसूरती देखता ही रह गया। लाइट पिंक लहंगे और ज्वेलरी में अपने खूबसूरत नकोश के साथ नाक में नथली पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। सर झटक के इसने यशल के सहर से ख़ुद को आज़ाद किया तो अपनी मोहब्बत के बिछड़ने का, अपने दुनिया के उजड़ने का ख्याल आया, जिसे याद करते इसके चेहरे के तासुरात सख्ती में बदल गए। तुम्हें मैंने मना किया था ना मुझसे शादी मत करना, इनकार कर दो इस रिश्ते से, फिर क्यों नहीं किया? इसकी कलाई दबोचते वो सर्द लहजे में गोया हुआ। अगर इससे इतनी ही मोहब्बत थी तो ख़ुद इनकार कर देते। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की क्या ज़रूरत थी? अपनी कलाई छुड़ाते वो आहनत और दुख से पूछने लगी, क्योंकि ये सवाल इसका हक था। जब मर्द में मोहब्बत करने की हिम्मत है तो इसे घरवालों के सामने मनवाने का हौसला भी होना चाहिए। अपनी माँ को इनकार करके मैं इनका दिल नहीं दुखा सकता था। इनके कहने पर मुझे तुमसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी, वरना कभी ना करता, वो बेबसी लिए आहिस्तगी से बताने लगा। तो ठीक है, इनके कहने पर आपने मुझसे शादी कर ली, अब क्या हो सकता है, बात ख़त्म करें। मतलब जैसे कहना चाहती हो कि वो तो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई, फिर इस गुस्से का मतलब तुमसे शादी हो चुकी है, मगर मैं नताशा को नहीं भूल सकता। तुम्हारी वजह से वो मुझसे जुदा हुई, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पहली मोहब्बत खो दी, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इस सब की। वो हिज़यानी अंदाज में से कंधों से थाम के चिल्लाया। पकड़ने में इतनी शिद्दत थी कि यशल को इसकी उंगलियां अपने बाजुओं में धुंसती महसूस हो रही थीं। सिर्फ मैं ही क्यों? आपने भी तो निकाह नामे पर साइन किए थे ना? या मेरी अकेले की कबूल है बोलने से ये निकाह हो गया? इसके हाथ कंधों से झटकते वो दुरुस्ती से पूछने लगी। हद हो गई, इतनी देर से वो इस अकेली को इल्ज़ाम दिए जा रहा था जैसे सिर्फ इसी के करने से ये शादी हुई हो। इस बेचारे के ना तो साइन हुए हैं और ना ही इसने कबूल है बोला है। मैंने कहा ना मेरी मजबूरी थी, वो एक बार फिर से चिल्ला कर बोला। क्या मजबूरी सिर्फ मर्द की हो सकती है, औरत की नहीं? अगर आप अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकते थे तो मैं भी अपने घरवालों का खुद पर बना मान नहीं तोड़ सकती थी। तो ठीक है, तैयार रहना सब सहने के लिए। आफ्टर ऑल ये सब तुमने खुद चुना है। इसके बाल मुट्ठी में जकड़े वो इस्तिज़ाइया लहजे में बोलता इसकी शहद रंग आंखों में देखने लगा। यशल को इसकी सर्द आंखों से एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। अब शक्ल गुम करो अपनी, मैं बहुत थक चुका हूँ, सोना है मुझे। यशल का हाथ पकड़ के सोफे पर धक्का देते वो नफ़रत से कह के आराम से बेड पर जाकर लेट गया। जबकि मुंह के बल सोफे पर गिरी यशल कितनी ही देर इसी पोजीशन में पड़ी आंसू बहाती रही। किस तरह गुजारा होगा इसके साथ? अज़मीर का रवैया तो निहायत हितक-अमेज़ है। क्या मैं यूं ही सारी उम्र ज़िल्लत सहती रहूँगी? इस तरह की कई सोचें थीं जो मुसलसल इसे जहरीले नाग की तरह डस रही थीं। कब तक यूं ही पड़ी रोती रहती? बिलाखिर कुछ देर मज़ीद आंसू बहाने के बाद वो उठी और एक नज़र बेड पर लेटे अपने चंद घंटे पहले होने वाले शौहरे नामदार पर डाली। फिर ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर ज्वेलरी और चूड़ियाँ उतारने के बाद
अलमारी से एक सूट लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। इसे अब जल्द से जल्द इस तामझाम से आज़ाद होना था। सुबह की सफाई से फारिग होकर वो सहन में लगे गमलों के पास बैठी गुलाब के फूल को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस करके इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतार रही थी। काफ़ी देर खुशबू सूंघने के बाद वो उठकर मोतिया और एलोवेरा के पौधों को पानी देने लगी। अर्शीन, अरे ओ अर्शीन, कहाँ मर गई? साजिदा बेगम की पाटदार आवाज़ सहन में पौधों को पानी देती अर्शीन के कानों में पड़ी तो वो तेज़ी से जग रखकर कमरे की तरफ भागी, क्योंकि ताख़ीर इसके पप्पो को पसंद ना थी। जी फूफा, आपने बुलाया? फूली सांसों के साथ वो घबराते हुए पूछने लगी। हाँ नवाबजादी, मैंने बुलाया है। अगर आपको जहमत ना हो तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो, प्यास से गला खुश्क हो रहा है। सोफ़े पर बैठी साजिदा बेगम ने इसे देखकर तंज़िया लहजे में मुंह बनाते हुए कहा। अर्शीन से वो यूं ही तंज़िया गुफ्तगू किया करती थी। ये एक दरमियाना सा कमरा था जिसकी दीवारें हल्के नीले पेंट से आरास्ता थीं। दाएं तरफ दीवार के साथ डबल बेड रखा था। इससे ज़रा दूर मैरून सिंगल सोफ़े के साथ 3 सीटर सोफ़ा सेट और इनके सामने लकड़ी की मेज़ रखी थी जिस पर मसनूई फूलों के गुलदस्ते के साथ रिमोट पड़ा था। सामने वाली दीवार के साथ एक टेबल रखकर इस पर टीवी रखा गया था। जी फुफ्फो, अभी लाती हूँ, वो शर्मिंदा होती जल्दी से बोलकर बरामदे में रखे कूलर से एक गिलास पानी ले आई। मुबादा फुफ्फो कहीं नाराज़ ही ना हो जाएं। इतने में एक फरहबी माइल सांवली रंगत वाली लड़की कमरे में आई और रिमोट उठा के टीवी ऑन करती साजिदा बेगम के बराबर रखे सोफ़े पर बैठ गई और जमाई रोकते चैनल सर्च करने लगी। नाश्ता बनवाऊँ तेरे लिए? साजिदा बेगम ने तिरछी नज़रों से इसे देखकर मोहब्बत से पूछा। हाँ, एक गाने पे सर्चिंग रोकते इसने लापरवाही से जवाब दिया। ओ महारानी, खड़ी क्या है, जाकर रिमशा के लिए नाश्ता बना। साजिदा बेगम ने नखुओं से सामने खड़ी अर्शीन को देखकर कहा। इन्हें और इनकी बेटी को अर्शीन से एक ख़ास किस्म की चिढ़ थी। दोनों का बस नहीं चलता था अर्शीन को हवा में तहलील कर दे। मैं जा ही रही थी, वो डरते हुए जल्दी से बोलती गिलास उठा के वहाँ से बाहर निकल गई। पता था ज़रा सी भी ताख़ीर हुई तो माँ बेटी इसका हशर नशर कर देंगी, क्योंकि अर्शीन को तो वो अपना बेदाम ग़ुलाम ही समझती थी। 10 मिनट में ही वो गरम गरम 2 पराठे, ऑमलेट और भाप उड़ाता चाय का मग लिए रिमशा के पास आकर मेज़ पर रख गई और ख़ामोशी से बाहर आकर दोबारा पौधों को पानी देने लगी। वो पौधों को पानी देकर इनकी सफाई करके फारिग हुई तो अंदर से रिमशा की आवाज़ आई। कहाँ मर गई? बर्तन क्या तेरा बाप उठाएगा? इसकी आवाज़ को सुनते वॉश बेसिन पर खड़ी हाथ धोती अर्शीन जल्दी से टैप बंद करके अंदर बर्तन उठाने भागी। यही थी इसकी ज़िंदगी, सुबह से लेकर रात तक घर के काम करना और इन माँ बेटी के तंज़ और मार सहना। सुबह अज़मीर की आंख खुली तो इसे अपने साथ बेड पर सोए देखकर हैरान रह गया। फिर बर्दाश्त ना हुआ तो गुस्से से इसे बुरी तरह कंधे से झंझोड़ के उठाया। यशल ने घबरा के आंखें खोली और परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा था बेड पर सो? वो गुस्से से नथने फुलाए पूछने लगा। मुझे सोफ़े पर नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर करवट बदलने के बाद मुझे ख़याल आया कि मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। भला अपने बेड के होते मुझे सोफ़े पर सोने की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब? इसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी तो अज़मीर ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि मेरे जहेज़ के बेड पर आप आराम से सोएं और मैं सोफ़े पर बेआराम हूँ, ये किस किताब में लिखा है? इसे घूरती वो जता के पूछने लगी। पल भर को अज़मीर भी इस जवाब पर लाजवाब हो गया। हाँ, तो अब सोफ़े पर कौन सोएगा भला? वो चुटकी बजाकर खामोश बैठे अज़मीर को होश में लाई तो वो बिना जवाब दिए बेड से उठने लगा। जब वो दोबारा बोली, अना के नाम पर सोफ़े पे मत सो जाना, सारी रात बेआराम रहेंगे और सुबह अपना चिड़चिड़ापन मुझ पर निकालेंगे। फिर मैं आगे से जवाब दूंगी तो कहोगे कि माँ ने किस ज़ुबान दराज को मेरे पल्ले बांध दिया। इसलिए बेहतर है चुपचाप बेड का ही एक कोना पकड़ लें। इसे नीचे उतरता देख वो अपने नादर मशवरे देने से बाज नहीं आई। अंदाज में एक बेनियाजी सी थी। बकवास बंद करो अपनी, दिमाग खा गई हो एक ही रात में बोल बोल के।
इसने ज़ोर से इसे झटका तो यशल का चेहरा तौहीन से सुर्ख पड़ गया। वो इस पे एक गुस्से भरी नज़र डाल के वॉशरूम में बंद हो गया। खड़ूस, तमीज़ नहीं है लड़कियों से बात करने की। पीछे वो खुद को संभाल के चिल्लाई, साथ ही तकिया उठा के नीचे फेंका। फिर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करने लगी। आकिब खान और शमीम बेगम के 2 ही बच्चे थे। बड़ा बेटा अज़मीर खान जो 22 ग्रेड का ऑफिसर था, इससे 4 साल छोटी लारेब खान जो इंटर की स्टूडेंट थी। अज़मीर अपनी पड़ोस में रहने वाली नताशा को पसंद करता था, जिसमें ज़्यादा अमल दखल नताशा का ही था। वही आए रोज़ सज संवर के इनके यहाँ मौजूद होती और अज़मीर से बेतकल्लुफ़ी से बातचीत करके इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाती। अज़मीर था तो एक लड़का ही जिसे सिन्फ़ नाज़ुक की भरपूर तवज्जो ज़्यादा देर बेगाना ना रख सकी। बिलाखिर नताशा की रोज़ आमद से अज़मीर भी इसकी जानिब मतवज्जा हो गया। मगर शमीम बेगम बेटे के प्यार से बेखबर थीं, इसलिए उन्होंने अज़मीर से पूछे बगैर ही इसका रिश्ता अपनी कज़न की बेटी से तय कर दिया। और जब रिश्ता मांगने के अगले ही दिन लड़की वालों की तरफ से हाँ हो गई, तो उन्होंने ऑफिस से आते ही ये बात अज़मीर को बताकर सरप्राइज़ दिया, जिस पर अज़मीर हक्का बक्का रह गया। वो तो खुद माँ से अपनी और नताशा की शादी की बात करने वाला था, मगर माँ ने इसे ही सरप्राइज़ कर दिया। अम्मी, आप मुझे बताती तो सही, वो हारे हुए लहजे में बोलता इनके करीब सोफ़े पर गिर सा गया। अभी 6 माह ही तो हुए थे इसे मोहब्बत की राह पर चलते, इतनी जल्दी जुदाई आ गई। अब बता तो रही हूँ, नाज़िया ने हाँ कह दी है। अगले हफ्ते मंगनी, फिर 3 माह बाद शादी रख लेते हैं। वो खुशी से झूमती हुई अज़मीर को अपना प्लान बता रही थी और वो फ़ख्र चेहरे के साथ इन्हें देख रहा था। मगर वो इतनी खुश थी कि अपनी खुशी में वो अज़मीर के चेहरे का मांद पड़ता रंग देख ही ना सकी। वो बादल नाख्वास्ता मान गया, क्योंकि अब बात इसकी माँ की इज्जत की थी। इसे अच्छा ना लगा अपनी माँ को इनकार करना, वो भी इस वक्त जब बात पक्की हो चुकी थी, जिस पर इसने अपनी मोहब्बत कुर्बान करने का सोचा, मगर माँ का सर ना झुकने दिया। लेकिन जैसे ही इसके रिश्ते की खबर नताशा को हुई तो वो रोती धोती अज़मीर के सर पर पहुँच गई। अज़मीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम किसी और से शादी कर रहे हो? घर से बाहर निकलते अज़मीर को वह दरवाजे पर ही रोककर सवाल पूछने लगी। हाँ, अम्मी मेरा रिश्ता मुझे बताए बगैर तय कर चुकी हैं और अब मैं इनकी ज़ुबान ख़राब नहीं कर सकता। वो बेबसी से गोया हुआ। नहीं अज़मीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बताऊंगी आंटी को, इनका फ़ैसला कितना गलत है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हो? इसका हाथ पकड़े वो जज्बाती अंदाज में बोली तो अज़मीर इसके आंसुओं पर पिघल सा गया। नहीं करना चाहता मैं भी ये शादी, लेकिन क्या करूं? कैसे कहूं अम्मी को कि वो जाकर इन्हें इनकार कर दें, इन लोगों से अपनी बेइज्जती करवाएं? क्या कहेंगे वो लोग कि रिश्ता मांगने आ गई, बेटी से पूछा ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपनी वजह से अपनी माँ को जलील नहीं करवा सकता। लम्हे भर बाद ही नताशा का भूत सर से उतरा और माँ की मोहब्बत दिल पर हावी हुई तो वह नताशा को साफ इनकार कर गया। भूल जाओ मुझे, हम एक नहीं हो सकते। इसका हाथ झटक कर इसकी हर उम्मीद तोड़कर वो बाहर निकल गया। पीछे नताशा खड़ी इसे दुख से देखती रही। बाद में नताशा की बातों को सोचने पर इसे ख्याल आया कि लड़की खुद इनकार कर दे तो इसकी माँ पर कोई हर्फ नहीं आएगा। इसीलिए इसने यशल को कॉल की और साफ कहा कि वो किसी और को पसंद करता हूँ, इस रिश्ते से इनकार कर दो। लेकिन यशल ने इसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तभी इसे यशल पर बहुत गुस्सा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। चूँकि अभी सख्त गर्मियाँ नहीं आई थीं, इसलिए मौसम कदरे बेहतर था। बज़ाहिर तो वो कपड़े घंगाल रही थी, लेकिन ज़हनी तौर पर वो कहीं और ही गुम थी। जहन के पर्दे पर अपनी माँ का अक्स लहरा रहा था। इसकी माँ को इससे बिछड़े आज 5 साल पूरे हो गए थे। आज इसकी माँ की बरसी थी। वो चाहती थी कि अपनी अम्मी के लिए न्याज़ करे, कुरान ख़वानी करवाए, मगर ये ख्वाहिश इसकी इस्तिताअत से बाहर थी। सामने वाले कमरे में साजदा बेगम और इमशा टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थीं, जबकि वो मशीन लगाए सबके कपड़े धो रही थी। लेकिन जहन आज बरसी होने की वजह से बार बार माँ की तरफ जा रहा था और वो खुद को ना रोकते यादों के रेले में बहती दूर निकल गई। 5 साल पहले इसकी माँ के मरने के बाद वो और इसके अब्बू साबिर खान अकेले रह गए थे।
तभी इसकी फुप्पो साजिदा बेगम को एक माह बाद तलाक हो गई और वो अपनी एक बेटी रिमशा के साथ हमेशा के लिए इनके यहाँ आ गई। क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद साजिदा और साबिर का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। साबिर किसी की किराए पे टैक्सी चलाता था। सुबह का निकला, आधी रात को घर वापस आता। ऐसे में इसे थकन में बेटी तो क्या खुद अपना भी होश ना रहता। अरशीन के लिए साजिदा बेगम शुरू के चंद माह तो बहुत मेहरबान साबित हुई, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने परपुर्जे निकालने लगी। क्योंकि वो साबिर की घर से लापरवाही देख चुकी थी, साथ ही इनकी ज़रीक निगाह अरशीन के सादगी और बेज़ररपन भी देख चुकी थी। शुरू में कई बार साबिर ने दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन साजिदा बेगम टाल मटोल से काम लेती रहीं। कभी कहती कि लड़की वालों ने साफ इनकार कर दिया, तो कभी कहती इन्हें तुम्हारी उम्र ज़्यादा लगती है, तो कभी कहीं कम आमदनी का बहाना करके वो वक्त को आगे धकेलती रहीं। तंग आके साबिर ने कहना ही छोड़ दिया। फिर तो जैसे साजिदा और इसकी बेटी इस घर पर राज करने लगी। अब उन्होंने 14 साला अरशीन से घर के सब काम लेना शुरू कर दिए थे। हालांकि इसकी अपनी बेटी रिमशा अरशीन से 2 साल बड़ी थी, मगर इसने घर की हर जिम्मेदारी अरशीन पर डाल दी थी। रोटी जलने या सालन सही ना पकने पर माँ बेटी अरशीन को रुई की तरह धनक के रख देती। ऊपर से साजिदा बेगम इसे धमकाती कि अगर तूने अपने बाप को बताया या हमारी शिकायत लगाई तो तुझ पे इल्ज़ाम लगवाकर इस घर से निकलवा दूंगी। मासूम सी अरशीन घबरा के इनके आगे हाथ जोड़ देती कि वो अपने बाप को कुछ नहीं बताएगी। अरशीन अपनी माँ को याद कर रही थी जब रिमशा की तेज़ आवाज़ इसके कानों में गूंजी तो वो चौंक के होश में आई, जो इसे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का कह रही थी। धुले हुए कपड़ों का टब उठाए वो खड़ी हुई तो अकड़ी टांगों ने एहसास दिलाया कि माजी को याद करते वो कितनी ही देर एक ही पोजीशन में बैठी रही थी। अरशीन के लिए आज का दिन माजी की दर्दनाक यादें और अज़ियतें लाया था, जिसे खुद पर झेलते वो काफ़ी मुरझा सी गई थी। थके थके कदमों से चलते वो मुंह हाथ धोकर फ्राइज़ बनाने की गर्ज से किचन की जानिब बढ़ गई। वलीमे के बाद वो मेके गई तो एक दिन बाद शाम को आंटी, लारेब और अजमीर इसे लेने आ गए, जहाँ से खाना वगैरह खा के इनकी वापसी रात गए हुई थी। यशल आंटी और लारेब के साथ कुछ देर बैठकर कमरे में आई तो अजमीर बेड पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। वो सोफे पर बैठकर अपने साथ लाया हुआ नावल पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते जब थक गई तो बुक टेबल पर रखकर 2 कुशन उठा के बेड पर आई और दरमियान में दोनों कुशन रखकर लेट गई। एक पल को अजमीर ने नज़र उठाकर इसे इत्मीनान से लेटते देखा और सर झटक के दोबारा मोबाइल में गुम हो गया। अचानक ही यशल ने अजमीर की तरफ करवट लेके इसका हाथ पकड़कर उंगली दांतों में दबा ली। ये क्या किया तुमने? अजमीर इस अचानक अफ्ताद पर घबरा के अपना हाथ खींचता हुआ बोला। उंगली काट ली। यशल मासूमियत से आंखें पटपटा के बोली। क्यों? वो हैरानगी से गोया हुआ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझसे डर कर बेड से मत भागना। मैं सोते में इस तरह बिल्कुल भी नहीं काटती। वो आंखों में शरारत लिए मासूमियत से गोया हुई। तो फिर ये क्या था? वो अपनी सुर्ख उंगली दिखाकर पूछने लगा। अंदाज में सख्त जलाल था। मतलब काट के भी कहती है मैं नहीं काटती? वो तो मैं ये बताना चाहती थी कि मैं इस तरह सोते में नहीं काटती। आप डर के बेड छोड़ के मत भागना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। वो मुस्कुरा के इसे तपाते हुए मज़े से बताने लगी, जिस पर वो अच्छा खासा तप भी गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। वो चल के गुस्से से बोला। मेरा दिमाग आपकी मोहब्बत में ख़राब हुआ है। वो आंखों में शरारत लिए मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, तुम मेरी नफ़रत से पागल हो गई हो। वो पुरयकीन लहजे में बोला। ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप मुझसे नफ़रत नहीं करते। यशल ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। इससे पहले कि अजमीर मज़ीद कोई सख्त जुमला कहता, इसे मुंह खोलता देख वो फ़ौरन से बोली। अब मुझे नींद आ रही है, बाकी बातें कल करेंगे। ये कहते हुए वो सर तक कंबल तान के लेट गई। बिल्कुल ही पागल है ये। इसे कंबल में छुपे देख अजमीर भी बड़बड़ाते हुए लेट गया। मेरान, क्या ज़रूरत थी तुम्हें अरीना से मंगनी तोड़ने की? मिसिस रज़ा ने बेटे की तरफ देखते हुए नरूठेपन से कहा।
वो पिछले 2 साल से बेटे पर जोर डाल रही थी कि शादी के लिए, मगर वो बजाय मानने के मंगनी ही तोड़ गया। मॉम, वो बहुत चिपकू लड़की थी, ऊपर से मेकअप की चलती फिरती दुकान। मुझे तो इसे देखकर ही अजीब सा महसूस होने लगा था। वो मुंह बनाकर बेजारी से बोला, पहले ही खुदा खुदा करके मंगनी की, अब वो भी ख़त्म। तुमने शादी करनी भी है या नहीं? कर लूँगा मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है, वो लापरवाही से बोला। वो सब लोग इस वक्त नफासत से सजे ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जहाँ सुर्ख कीमती 3 सीटर सोफ़े पर मिस्टर रज़ा, जबकि सिंगल सोफ़े पर मेहरान और इनके सामने वाले सोफ़े पर मिसिस रज़ा बैठी थीं। खफकी से बेटे को घूर रही थीं। 24 के हो गए हो और कब करोगे? जब बाल झड़ जाएंगे और हाथ में लाठी आ जाएगी तब? मिसिस रज़ा के चिढ़कर कहने पर मिस्टर रज़ा भी मुस्कुरा दिए। कर लो बरखुरदार, क्यों माँ को परेशान करते हो? रज़ा साहब ने भी बीवी की साइड लेते हुए कहा। वो खुद भी चाहते थे कि मेहरान शादी कर लें, ताकि इनके इस वीरान घर में भी कुछ रौनक हो। मुझे शादी से इनकार नहीं है, लेकिन कोई ऐसी हो भी जिसकी हमराई के लिए दिल तड़पे, जिसे देख के इस दिल की तलाश ख़त्म हो। वो अपनी ख्वाहिश बताने लगा, जिसको सुनकर वो चिढ़ गई। मैं तुम्हें 2 माह का वक्त दे रही हूँ। अगर तुम इस दौरान कोई लड़की पसंद आ जाती है तो ठीक, वरना तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मिसिस रज़ा खफी से बोली। वो अब मेहरान को बिल्कुल भी वक्त देने के मूड में नहीं थी। हर माँ की तरह इन्हें भी बेटे की शादी का, इसके सर पे सहरा सजाने का बहुत अरमान था, मगर बेटा था कि पट्टे पर हाथ ही धरने ना देता था। आज फिर वो अपनी पसंदीदा मौजू पर दिल लगा के बहस कर रही थी। इनकी पूरी कोशिश थी कि मेहरान मान जाए, लेकिन अभी वो किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। सुबह यशल की आंख खुली तो अजमीर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में अपने साफ रंगत के साथ जेल से बाल जमाए वो परफ्यूम स्प्रे करता बहुत अच्छा लग रहा था। यशल मुस्कुरा के खुद पर से कंबल हटाती धीरे धीरे कदम उठाती इसके पास आई। काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, वो करीब आके तारीफ़ करते हुए बोली। फ्लर्ट कर रही हो? अजमीर ने अबरू उचका के सर्द लहजे में पूछा। अगर कहूँ हाँ तो? वो एतमाद से इसकी स्याह आंखों में देखकर पूछने लगी। अजमीर ने इसका हाथ पकड़ के खींचा। वो एक झटके से इसके साथ आ लगी। अजमीर के बिल्कुल करीब खड़ी वो बहुत घबरा रही थी। शहद रंग आंखों पर स्याह पलकें लरस रही थीं। तो सुन लो, मैं नहीं फंसने वाला, कोशिश बेकार है। ये कहकर अजमीर ने इसे बेड पर फेंका। यशल को चंद लम्हे लगे थे उठने में, फिर वो फ़ौरन अजमीर की तरफ आकर कहने लगी, फंसना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत रब खुद डालता है। आज नहीं तो कल आपको आना तो मेरे पास ही है। यशल पूरे एतमाद से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मुझे नाश्ता करना है। जब कोई जवाब ना सूझा तो अजमीर बहाना करके कमरे से निकल गया। कब तक भागेंगे मुझसे? आपको अपना दीवाना ना बनाया तो मेरा नाम भी यशल अजमीर ख़ान नहीं। ज़ेरे लब खुद से बोलकर वो मुस्कुराते हुए फ़्रेश होने चली गई। फ़्रेश होकर जब वो नाश्ते की मेज़ पर पहुंची, अजमीर ऑफिस जा चुका था। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और ये लड़का ऑफिस चला गया। कहता है छुट्टी ख़त्म हो गई है। और तुम कॉलेज कब जाओगी? यशल को बताते हुए वो सुस्ती से नाश्ता करती लारेब को देखकर पूछने लगी, जो इंटर की तालबा थी। अम्मी, अभी तो शादी की थकन भी नहीं उतरी, चली जाऊंगी ना आराम से 2-4 दिनों में। लारेब नाश्ता करते एतमीनान से बोली तो इसकी माँ को गुस्सा आ गया। पहले ही तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, ऊपर से इतनी छुट्टियाँ, कहीं फेल ही ना हो जाना फर्स्ट सेमेस्टर में ही। वह बेटी को घूरते हुए बोली। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें करती हैं। अच्छा, मैं टीवी देखने जा रही हूँ, वरना आप तो मुसलसल कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। लारेब नाराज़गी से बोलती नाश्ता अधूरा छोड़कर टेबल से उठकर अंदर चली गई। नाश्ता करने के बाद सास के मना करने के बावजूद यशल इनके साथ नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। नई दुल्हन हुई, ये सब तो सारी उम्र करना ही है। जाओ और अच्छी तरह तैयार हो जाओ। नई नवेली दुल्हनें सजी संवरी ही अच्छी लगती हैं। वो मुस्कुराकर इसे देखते हुए बोली तो यशल तैयार होने का कहकर रूम में आ गई। इसका इरादा घर बात करने के बाद तैयार होने का था।
डिफेंस के इलाके में स्याह कीमती पत्थरों से बनी रज़ा मैंशन नामी यह खूबसूरत कोठी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करके खुद ब खुद तारीफ़ करने पर मजबूर कर देती थी। स्याह गेट से जब अंदर दाखिल हों तो सुर्ख पत्थरों की रविश के दोनों अतराफ तराशी हुई स्ट्रेलवी, नरम सी घास और खूबसूरत फूलों वाले पौधे अपनी बहारें दिखाते हुए नज़र आते हैं। ज़रा आगे देखें तो कार पोर्च नज़र आता है जिसमें इस वक्त पजेरो और BMW खड़ी थी। इससे कुछ फासले पर लकड़ी का भारी मुनक्किश दरवाज़ा था जिससे अंदर आएँ तो खूबसूरत इंटीरियर से सजी ये अंदरूनी इमारत बाहर से कहीं ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है। नफासत से सजा ड्राइंग रूम जिसमें लगे गोल्डन और मैरून पर्दे, कीमती फर्नीचर और दीवारों पर टंगी बेशकीमत पेंटिंग्स, साथ ही इम्पोर्टेड शोपीस घर में रहने वाले मकीनों की खुशहाली का पता देते हैं। इस घर में मिस्टर एंड मिसिस रज़ा और इनका अकलौता बेटा मेहरान रज़ा रिहाइश पसीर हैं। मिस्टर रज़ा का शुमार शहर के मशहूर बिजनेसमैन्स में होता है। इनका वसी और अरीज़ बिज़नेस अब इनके साथ मेहरान भी संभाल रहा है जो कई मुल्कों में फैला हुआ था। वैसे तो मेहरान बहुत फर्माबरदार था, बस एक बात में वो ज़िद्दी साबित हुआ था। मिसिस रज़ा कब से चाहती थी कि वो शादी कर ले, मगर 2 साल मंगनी रखने के बाद इसके दिमाग में न जाने कहाँ से लव मैरिज का खन्नास भर गया था। अब इसका कहना था कि जब तक वो लड़की मुझे मिल नहीं जाती जिसे देख के मेरा दिल धड़कने लगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। पहले तो मिसिस रज़ा ने इकरार कर लिया कि अकलौते बेटे की शादी इसकी पसंद से हो जाए, मगर मुसलसल 2 माह गुजरने के बाद जब इसे कोई पसंद नहीं आई तो इनकी बर्दाश्त जवाब देने लगी और अब रोज़ बरोज़ इनका तकाजा बढ़ता ही जा रहा था वो जल्द शादी कर ले। वो इसे कई लड़कियां दिखा चुकी थी मगर मेहरान को कोई पसंद ही ना आती थी। अब तो वो इसकी ज़िद से ज़िद होने लगी थी, लेकिन बावजूद समझाने के मेहरान अपनी ज़िद से हटने को तैयार ना था। अब देखो वक्त क्या दिखाता है, मेहरान को इसकी पसंद मिलती भी है या नहीं। जारी है। तो कैसा लगा आपको ये नावल, पसंद आई आपको पहली किस्त? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे इसकी अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।